नाउ अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। नाउ प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट होती है। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेसेस होते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज particles of matter have space between them. How? For example, like formation of sugar solution. So how you prepare this? ठीक है, take a glass of water and take a glass of water and measure the volume of the water. ठीक है, मतलब उसको उसकी हाइट को मेजर कर लो कि वो कितना है यहाँ से यहाँ तक, कि वो जो आपने वाटर फिल किया है वो कितना फिल किया है। देन ऐड टू शुगर सिरप इन इट। ठीक है, फिर आप उसमें शुगर सिरप को डालोगे तो क्या होगा? क्या आप देखते हो कि शुगर सिरप डालने के बाद क्या उसका कुछ मेजरमेंट आगे पीछे होता है, या फिर कुछ घटता है, या फिर कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है? नहीं, नहीं होता ना इंक्रीज डिक्रीज, वो उतना ही लेवल रहता है। इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, क्या चीज़? द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन सेम, वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना, इसका यही मतलब है कि जो वाटर है उसके अंदर क्या है? स्पेसेस है। ठीक, जिसमें शुगर सॉल्यूशन जाके क्या हो गया? फिक्स हो गया। शुगर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं जाके फिक्स हो गए। तो जो वॉल्यूम था, जो लेवल था पानी का या सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज हुआ ही नहीं, वो उतना ही रहा जितना पहले था। सो पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर मैटर। तो अदर मैटर यहाँ पे H2 हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। तो वाटर के जो वाटर का जो पार्टिकल था, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थे, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उसमें क्या हो गया? आपका जो शुगर सॉल्यूशन का जो शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए? ऑक्यूपाई कर गए स्पेस को। ठीक है, तो जो लेवल था वो उतना ही रहा जितना पहले था। ठीक है, तो दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल एंड इनफ स्पेस बिटवीन दैम। मतलब इतना स्पेस होता है कि कोई दूसरा सॉल्यूशन का पार्टिकल अगर आए तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। एंड दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। और ये पार्टिकल्स ना हमें नहीं दिखते, हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, ऐसे विजिबल नहीं होते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी 1 है वो आपको समझ आ गई। हैव यू अंडरस्टूड? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, ये समझ आ गया। एग्जाम्पल हो गया आपका शुगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग कैसे? अब देखो एग्जाम्पल के लिए, मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। अब इसकी कोई पिक्चर तो नहीं है, बट हैव यू एवर सीन, लाइक आपने देखा ही होगा कि आप एक ग्लास में वाटर लो, ठीक है, फिर से, और उसमें ना 1 ड्रॉप ऑफ इंक डालते हो, तो क्या होता है? जो इंक है, बिना उस ग्लास को शेक किए या बिना उसे डिस्टर्ब किए भी, जो इंक का जो ड्रॉप होता है ना, वो पूरे ग्लास में अपने आप स्प्रेड हो जाता है। वो कैसे होता है? वो यही इसी इसी प्रोसेस से तो होता है। यही तो प्रॉपर्टी लगती है वहाँ पे, कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। मैटर के जो अंदर जो पार्टिकल हैं, जो हमने अभी बताया कि मैटर जो है बहुत सारे पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, वही जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली उसमें मूव करते रहते हैं। अब वो इंक जो था, वो एक ड्रॉप से पूरा इंक वाटर बन गया। वो कैसे बना? वो पूरे वाटर में क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। दैट मीन्स दे जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, है ना? So, particle of matter are continuously moving and they possess kinetic energy. और क्या है कि वो क्यों मूव कर पाते हैं? मूव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और यही काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। दिस मीन्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, वो भी क्या करती है?
इंक्रीज करती है, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या वाइस वर्सा आप कह सकते हो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर के पार्टिकल ना 3 टाइप के मोशंस शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। एंड रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हेन पार्टिकल मूव अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, जब पार्टिकल अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है अपने ही एक्सिस पे, वो राउंड राउंड घूम रहा होता है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन, जब कोई पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल्स हैव टू एंड फ्रो मोशन, जब उसका टू एंड फ्रो मोशन चल रहा होता है, कभी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मोशंस आपको शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं कि जैसे शुगर डिज़ोल्व होती है, शुगर ना, आप जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो अगर उसी शुगर सॉल्यूशन को अगर हम हॉट बर्नर पे रख दें, ठीक है, मतलब हम उसे हॉट वाटर में अगर हम उस शुगर सॉल्यूशन को मिलाते हैं, बनाते हैं, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर। हॉट वाटर में जल्दी शुगर जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है रादर देन कोल्ड वाटर, क्योंकि हॉट वाटर में क्या होता है, जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ना वाटर का, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, पार्टिकल्स फिर से फास्ट मूव करने लगते हैं और काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो शुगर जो है वो डिज़ोल्व होती है हॉट वाटर में, बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है देन इन कोल्ड वाटर। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चॉक हैज़ रिजिड स्ट्रक्चर, जैसे चॉक होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत रिजिड होता है। क्यों? क्योंकि उस चॉक के स्ट्रक्चर में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं पार्टिकल्स उसके, कि स्पेस ही नहीं होता है ना, बहुत ही अट्रैक्टेड होते हैं, स्पेस नहीं होता उसके अंदर बिल्कुल भी, इसीलिए बोलते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, विच शोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एक दूसरे को बहुत पकड़ के रखते हैं ये, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देयर फोर पार्टिकल्स आर बाइंड विद ईच अदर, तो एक दूसरे से बाइंड होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है। सो आई होप आपको ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी और चैप्टर जितना आज पढ़ाया है उतना सारा समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, सो अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, जो अभी जो पढ़ाया, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर अ फॉर्म ऑफ मैटर, अभी मैंने बताया था, कौन सी इनमें से कौन सी मैटर है जो मैटर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, एटम अभी बताया मैंने, क्योंकि मैटर तो बना ही ऐसे पार्टिकल से होता है, मतलब एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, तो एटम तो नहीं होने वाला। ठीक है, एटम आंसर नहीं होगा। वाटर भी H2O मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो वाटर भी नहीं होगा आंसर। इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा आंसर। ह्यूमिडिटी इसका आंसर, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ह्यूमिडिटी यहाँ पे सही आंसर होगा, बिकॉज ये पूछ रहा है मैटर की फॉर्म नहीं है, तो नहीं कौन सी है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके रिगार्डिंग ट्रू है, वो नहीं सेलेक्ट करनी है, नॉट वाली सेलेक्ट करनी है। सो बी अवेयर ऑफ इट, नॉट लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन ए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। अभी हमने पढ़ा था दैट पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा था, और रैंडमली मूविंग करते हैं,
कॉन्टिन्यूसली मूविंग करेंगे तो मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक तो की नहीं थी, दैट मीन्स कि वो रेंडमली ही मूव करते हैं, कहीं भी मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो ये तो सही है, ये तो प्रॉपर्टी सही है, हमने पढ़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये भी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है वैसे वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट प्रॉपर्टी है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर्स रिमेन्स द सेम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो आंसर्स जो है ना वो कमेंट आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है ये होगा? लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन डी। पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर और देयर ओन। जो पार्टिकल ऑफ जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं एकदम। अभी मैंने अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी बताई थी, ये सिमिलर टू दैट। ठीक है, उसी से जैसे सिमिलर है कि आपस में डिफ्यूज होते हैं, बाइंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी। और क्वेश्चन 1 में आंसर विल बी सी, तो दोनों में आंसर सी है। इसमें क्यों है सी? दैट काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और यहाँ क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सेम ही रहेगी, नहीं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पे आपका एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड मे भी हो सकता है जो वीडियोज़ है वो ऑल्टरनेटिव डेज में आएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का जो चैप्टर है वो पूरा समझ आया होगा अच्छे से। So thank you for watching. Thank you for watching. If you liked this small effort of me, please give your honest feedback in the comment section. आप like करो ना करो लेकिन comment section ज़रूर उसमें बताना feedback। ठीक है, then I will try to fix it. Thank you and stay healthy and keep watching.